A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Divedi and I am here to take your English classes. As we have studied earlier in our English language portion about the nouns, pronouns, adjectives and articles, today we are going to know about what is verb and what are auxiliary and modal verbs. So today I am going to start a new chapter, that is ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब्स। उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि वर्ब्स हमारी क्या होती है। वर्ब हमारा एक ऐसी चीज होती है जो हमें बताती है कि हमारे सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है, या क्रिया जिसे हम कहते हैं कि कौन सा काम हो रहा है। तो जो हमारी वर्ब है वो दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब और सेकेंड वन इज मेन वर्ब। तो जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर helping verbs that are used with other verbs to form tenses, जो कि other verbs के साथ जो auxiliary verb है वो हमारी helping verb है, जो कि main verbs के साथ में use होती हैं। किस लिए? कोई sentence form करने के लिए या tense बनाने के लिए, negative या positive sentence बनाने के लिए। तो इस तरह की चीजों के लिए हमारी auxiliary verbs use होती हैं। तो auxiliary verbs अगर आपसे कोई पूछेगा what is auxiliary verb, आप बताओगे auxiliary verbs are helping verbs. So here are some examples of auxiliary verbs, जैसे be verb. Be verb जो हमारी होती है इसमें हम am, is, was according to the tense लिख सकते हैं। फिर have verb में भी has, had और have इसके तीन फॉर्म होते हैं। according to the tense हम इस verb का यूज करते हैं। Now do verb के साथ में क्या होता है? do, does और did। ये भी इसके डू वर्ब होती है। डू भी यूज करते हैं हम लोग, डज भी यूज करते हैं और डिड भी। अकॉर्डिंग टू दी टेंस, हम किस टेंस में लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग में ये वर्ब यूज होती हैं। अगर प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो इन तीनों में से कोई एक यूज होगा, पास्ट में लिख रहे हैं तो डिड यूज होगा, फ्यूचर में लिखेंगे तो डू होगा। तो इस तरीके से, इसलिए मैंने तीनों फॉर्म्स यहाँ पे लिख दी है डू वर्ब की। कैन, कुड, माइट, मे, विल, वुड, शैल, शुड, ought to। ought जो है वो हमारा हमेशा टू के साथ में यूज होता है, कभी भी ought सिंगल यूज नहीं होगा। ये हम हमेशा साथ में यूज करते हैं ought to। अगर आपको किसी सेंटेंस में ought का यूज करना है तो आप साथ में to भी लगाएंगे, ought to। तो ये हमारी सारी की सारी क्या थी? हेल्पिंग वर्ब्स थी, ओके, जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दी मॉडल वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है? हमारी जो फीलिंग्स हैं या परमिशन है या रिक्वेस्ट है या कोई भी चीज है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज होती है। शो करने के लिए, आपके एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए कि आप किस एक्सप्रेशन में सेंटेंस में बोल रहे हो या सेंटेंस किस रिस्पेक्ट में है, उसको दिखाने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ड्राइव दी कार। मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ। तो Who can drive the car? I can drive the car। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे can यूज हुआ तो can हमारी क्या होगी? ऑक्सिलरी वर्ब्स होगी। ओके, can का यहाँ पे क्या शो करता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। सो can will be used as a auxiliary verb। और जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं हमारी वो हमेशा हमारे पॉजिटिव सेंटेंस में या जो हम कह सकते हैं कि इंडेफिनिट सेंटेंसेस होते हैं उसमें कैसे यूज होती हैं? सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद फिर अदर वर्ब आती है। और जब हम यही अगर क्वेश्चन वर्ड में यूज कर रहे हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी क्वेश्चन वर्ड हो जाती है। जैसे कैन यू ड्राइव दी कार, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था ना, आई कैन ड्राइव दी कार, मैं कार चला सकती हूँ। लेकिन अगर आपसे कोई यही चीज पूछना चाहेगी क्या तुम कार चला सकते हो, सो कैन यू ड्राइव दी कार, ये हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड में क्या, क्वेश्चन जब इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी एज अ क्वेश्चन की तरीके यूज होती है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द मॉडल वर्ब्स। ओके, वी विल स्टार्ट दैट व्हाट इज मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आर दी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हम मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। व्हाई? बिकॉज जो हमारी वर्ब्स मैंने अभी आपको बताई, बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब हमारी जो थी, और कैन, कुड, मे, माइट
ought to, should, would, तो ये सब हमारी मॉडल वर्ब्स भी होती हैं। बस डिफरेंस क्या है, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, ओके, और वो हमारे एक्सप्रेशंस को शो करती हैं। लेकिन मॉडल वर्ब्स जो होती हैं ये किस लिए यूज होती हैं, टू टॉक अबाउट दी एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑफर, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी या फ्यूचर एक्शंस या फ्यूचर सजेशंस जो होते हैं, तो इन सारी चीजों को जो भी सेंटेंस शो करते हैं, जो भी वर्ब शो करती है, उन्हें हम मॉडल वर्ब कहते हैं। अगर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना हो कि कौन सा वर्ब मॉडल वर्ब है और कौन सी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है, तो आप वहां पे कैसे फाइंड आउट करोगे? यू हैव टू फाइंड आउट कि क्वेश्चन में क्या किसी की एबिलिटी की बात हो रही है, या कोई किसी से परमिशन किसी को मिल रही है, या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, या किसी को कहीं से कोई ऑफर मिल रहा है, किसी को किसी चीज की नेसेसिटी है, या कोई पॉसिबिलिटी है किसी चीज को करने की, या कोई काम ऐसा हुआ है जिसको पॉसिबल हुआ है, या तो फिर फ्यूचर में कोई एक्शन है जो कि हम ले सकते हैं, या फ्यूचर में हम किसी चीज का डिसीजन या डिस्कशन हो रहा है जिस सेंटेंस में। तो इन सारे केसेस में जो हमारी वर्ब होगी वो कौन सी होगी? मॉडल वर्ब होगी। जो हमारी ये सारी वर्ब्स हैं ऑक्सिलरी वर्ब, वो एज अ मॉडल वर्ब कंसिडर की जाती हैं। मैं आपको एक टेबल के थ्रू इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एग्जाम्पल्स लेके मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब में क्या डिफरेंस है। वर्ब दोनों सेम रहती है, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों को डिवाइड किया गया है। जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, जिसमें जो हमारी वर्ब होती है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। बट इन मॉडल ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब्स जो हमारी वर्ब होती हैं वो ये शो करती हैं कि सेंटेंस में कौन सा एक्शन हो रहा है, एबिलिटी की बात हो रही है, परमिशन की बात हो रही है, या रिक्वेस्ट हो रहा है, ऑफर हो रहा है, नेसेसिटी है, या किसी चीज की पॉसिबिलिटी है। तो इन सारी चीजों की बात जिस सेंटेंस में हो रही होती है वो हमारे मॉडल वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। एंड जो हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है वर्ब, वो हमारी कौन सी वर्ब होती है? ऑक्सिलरी वर्ब होती है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बोथ दी वर्ब्स। अगर आपसे कोई पूछता है ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, सो यू विल टेल दैट जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं और वो हमारे एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए यूज होती हैं। बट व्हाट इज द मॉडल वर्ब? मॉडल वर्ब जो हमारी होती है वो भी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं सारी हमारी, वो ही हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं, लेकिन इनका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? अपनी एबिलिटी को, या किसी की प्रेजेंस ऑफ माइंड को, या परमिशन, रिक्वेस्ट, नेसेसिटी, या कोई सजेशन देने के लिए, सर्टेनिटी के लिए, फ्यूचर डिस्कशंस के लिए जहाँ पे बात हो रही होती है, या किसी चीज की पॉसिबिलिटी के लिए, ऐसे जहाँ पे डिस्कशंस होते हैं या चीजें होती हैं वहां पे हमारा मॉडल वर्ब यूज होता है। Okay, so I hope that you have understood the difference between the auxiliary verb and modal verb. Now I am going to take the example, and from that example you will able to recognize both the verbs. Here I have taken some examples of auxiliary and modal verbs. So let's find out. He is dancing. ये एक सिंपल सा वर्ड दिख रहा है जहाँ पे कोई परफॉर्मेंस हो रही है, बट जो भी अभी मैंने आपको मॉडल वर्ब्स में चीजें बताई, परमिशन या क्या कहते हैं कि पॉसिबिलिटी या परमिशन या और भी जो भी चीजें थी वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं हुई हैं, अजम्पशन या कोई भी ऐसी चीजें नहीं आई हैं। तो ये क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस हुआ विद दी हेल्पिंग वर्ब इज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सिलरी वर्ब। ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होगी। दे हैव रिकॉर्डेड दी प्रोग्राम। उन लोगों ने प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लिया है। सो दे हैव रिकॉर्डेड दी प्रोग्राम। यहाँ पे भी एक सिंपल सा सेंटेंस है, इट विल ऑल्सो बी ऑक्सिलरी वर्ब। बट हियर यू कैन सी ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। तो अगर कोई इंसान की हम बात कर रहे हैं कि वो 5 लैंग्वेजेस में बात कर सकता है, सो यहाँ पे उसकी एबिलिटी की बात हो रही है, दैट ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। एबिलिटी की बात हुई तो यहाँ पे जो हमारा कैन है वो क्या हो जाएगा? हमारा मॉडल वर्ब। इट विल बी आर मॉडल वर्ब। कैन आई गो नाउ, यहाँ पे परमिशन ली जा रही है, क्या मैं जा सकता हूं? तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा मॉडल वर्ब हो जाएगा। शी शुड गो, वह
चली जाए, ठीक। लेकिन यहाँ पे ना परमिशन मांगी जा रही है ना परमिशन दी जा रही है, एक बात हो रही है कि वो जा सकती है या वो चली जाए, वो जाए, ठीक है। तो ये भी हमारा एक शुड जो यहाँ पे यूज हुआ, ये हमारा एज अ सिंपल वर्ड यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब की तरीके, तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा। लेकिन यू माइट गो नाउ, यहाँ पे डायरेक्टली परमिशन दी जा रही है कि तुम अब जा सकते हो, तो यहाँ पे यू माइट गो नाउ क्या हो जाएगा हमारा, मॉडल वर्ब हो जाएगा। मैंने ये तीनों एग्जाम्पल गो वाले इसीलिए लिए हैं जिससे डिफरेंस आपको समझ में आए। ये क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैन आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ, तो यहाँ पे भी परमिशन ली गई, द पर्सन हैज आस्क्ड फॉर द परमिशन, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल वर्ब होगा, यहाँ पे परमिशन दी गई है कि अब आप जा सकते हो, तो ये भी हमारा मॉडल वर्ब होगा। बट यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को परमिशन दी नहीं गई है, यहाँ पे सिर्फ जाने की बात हुई है, तो इसलिए ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा। सो आई होप दैट यू हैव नाउ understood the difference between modal and auxiliary verb. There is a table given in the book in which there are many examples given about the modal verbs. तो उस टेबल को आप लोग पढ़िए और वहां पे इस तरीके के काफी एग्जाम्पल्स दिए हैं कि किस सेंटेंस में एबिलिटी की बात हुई तो वो मॉडल वर्ब है, किसमें परमिशन की बात हुई इसलिए वो मॉडल वर्ब है, या किसमें फ्यूचर की बात हुई इसलिए वो मॉडल वर्ब है। सो गो थ्रू दैट टेबल because it's not be okay to draw the table over here and explain it to you. So I have explained it to you by the few examples, and go through that table and you will learn about the complete explanation of the modal verbs. Okay, so now we'll move towards the further topic, that is our finite and non-finite verb. So now our next topic is finite and non-finite verbs. So what are finite verbs? Verbs which changes their forms. जो हमारी मेन verbs होती हैं वो क्या होता है, नंबर्स के अकॉर्डिंग या नंबर ऑफ पीपल सेंटेंस में कितने हैं या जिस तरीके का टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। तो ऐसी verbs जो नंबर या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म with the change of tense and number are called finite verbs. For example, Geeta teaches in a school. यहाँ पे teachers हमारा क्या है, verb है। John and Divya teach in a school. Teach is our verb and my mother taught in the school or in a school. यहाँ पे ये तीनों हमारा जो teach है, teach means पढ़ाना होता है, ये क्या है हमारा मेन वर्ब है। बट यहाँ पे देखिए गीता हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम एस या ES यूज करते हैं वर्ब के साथ में प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पे क्या हो गया, टीचर्स हो गया। ओके, जॉन एंड दिव्या यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में हम एस और ES का यूज नहीं करते हैं, तो हमारा क्या हो गया, टीच हो गया, हमने एस या ES रिमूव कर दिया। माई मदर टॉट इन अ स्कूल, मेरी मदर ने एक स्कूल में पढ़ाया है, ठीक, मीन्स पास्ट में वो काम हुआ है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म टीच का हो गया टॉट। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो वर्ब है वो कंटिन्यूअसली टेंस के अकॉर्डिंग या तो फिर किसके अकॉर्डिंग, नंबर मीन सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज होती गई है, तो ये हमारी कैसी वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। और अगर यही वर्ब चेंज नहीं होती, टीचर्स है यहाँ पे भी टीचर्स होता है, यहाँ पे भी टीचर्स होता है, यहाँ पे अगर टीच है यहाँ पे भी टीच और यहाँ पे भी टीच होता, सेंटेंस हमारा चेंज होता, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज नहीं होती, वर्ब कॉमन ही रहती, तो क्या होता है, ये हमारा इनफाइनाइट वर्ब होता। तो अब हम लोग इनफाइनाइट का वर्ब का एग्जांपल देख लेते हैं। फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब में बस एक ही डिफरेंस होता है कि जो हमारी फाइनाइट वर्ब है वो हमारी नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और जो हमारी इनफाइनाइट वर्ब्स होती है वो हमारी चेंज नहीं रहती हैं, वो सेंटेंस भले ही चेंज हो लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं, वो एज इट इज ही रहती हैं। ओके, सो नाउ वी लुक द एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट वर्ब। सो नाउ हियर व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब दैट इज नॉट लिमिटेड बाय टेंस और नंबर, ऐसी वर्ब जो कि लिमिटेड टेंस या नंबर्स के साथ में यूज होती है। जैसे अभी हमने फाइनाइट वर्ब में देखा कि जैसे ही हमारा टेंस या हमारा नंबर सिंगुलर और प्लूरल नंबर चेंज हो रहा था, वैसे ही हमारी वर्ब चेंज हो जा रही थी, तो वो हमारी फाइनाइट वर्ब थी। बट इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी वर्ब जो है वो क्या होगी, लिमिटेड नहीं है, मीन्स कि वो पर्टिकुलर टेंस के साथ में या पर्टिकुलर नंबर के साथ में यूज होगी।
यहाँ पे जो वर्ब है वो सेम रहती है, चाहे क्या हो, सेंटेंस या टेंस कैसा भी चेंज होता रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स एंजॉय डांसिंग, बहुत से बच्चों को डांसिंग पसंद है। तो डांसिंग यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे डांसिंग हमारा वर्ब हो गया। ठीक, गीता एंजॉयड डांसिंग, गीता को डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद आई, पास्ट टेंस हो गया। बट यहाँ पे भी देखिए डांसिंग चेंज नहीं हुआ, जो वर्ब का फॉर्म है वो सेम था। एंड डांसिंग इज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, वी कैन से। सो here also the verb dancing haven't changed according to the tense or number। ठीक, यहाँ पे भी टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब है वो चेंज नहीं हुई। तो ये हमारी कैसी वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। सो फाइनाइट वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी टेंस एंड नंबर, एंड नॉन फाइनाइट वर्ब नॉट लिमिटेड विद दी और बाय दी टेंस और नंबर। ठीक है, ये डिफरेंस होता है हमारा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में। So I hope that you have understood the difference between finite verb and non-finite verb। अब जो हमारी non-finite verb है, ये हमारी 3 types की होती हैं। So we will go through those 3 types of verbs। Okay, the 3 types of non-finite verbs are infinitive, participles and gerunds। ये हमारे 3 non-finite verb के parts हैं। First one is infinitive verb। Infinitive verb में क्या होता है, जो हमारी verb है वो प्रीसीडेड मीन्स वर्ब के पहले हमेशा टू का यूज होता है, जैसे टू रन, टू स्लीप, टू गो। ठीक, वो हमारी कैसी वर्ब होती है, इन्फिनिटिव वर्ब। और जो वर्ब जिसके पहले टू नहीं यूज होता है वो हमारे कैसे इन्फिनिटिव होते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव जो होते हैं उसमें जो टू है वो यूज नहीं होता है। ओके, एंड इन्फिनिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें टू और प्लस वर्ब। ठीक, टू रन, टू स्लीप, टू गो, टू ईट, इस तरीके के जो भी वर्ब्स हमारे होते हैं जो कि प्रीसीडेड बाय टू होते हैं वो हमारे इन्फिनिटिव वर्ब्स होते हैं। और जो वर्ब जिनके पहले टू नहीं होता है उन्हें हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। नाउ वी कम टू पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, ये हमारे वर्ब से लिए जाते हैं। पार्टिसिपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब बट एक्ट एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, होते तो डिराइव ये कहाँ से किए गए हैं, वर्ब से, बट एज अ एडजेक्टिव वर्ब करते हैं सेंटेंस में। और जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। मीन्स एक तो पार्टिसिपल हो गया जो हमारा एज एडजेक्टिव रन कर रहा है। ठीक, और फिर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जो कि ing से एंड होता है। ठीक है, एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है वो ed या en से एंड होता है। ठीक, पार्टिसिपल्स जो हमारे हैं उसके 2 फॉर्म्स और भी होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में डांसिंग, कुकिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, रनिंग, स्लीपिंग, ये सब मतलब कि लास्ट में ing यूज होता है। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हमारा ed या en होता है। वॉज्ड, लाव्ड, स्टडीड, इस तरीके के जो हमारा सेकेंड फॉर्म हो जाता है वर्ब का उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं या तो फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर जेरेंट्स। जेरेंट्स जो हमारे होते हैं वो भी दे आर ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम दी वर्ब बट एक्ट एज अ नाउन, लेकिन सेंटेंस में नाउन की तरह परफॉर्मेंस करते हैं, ना कि वर्ब की तरीके। ठीक है, जेरेंट्स जो हमारे होते हैं वो लिए तो कहाँ से डिराइव किए गए हैं, वर्ब से, बट दे एक्ट एज अ नाउन, नाउन की तरीके एक्ट करते हैं सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे नाउन हमारा क्या हुआ, स्मोकिंग, और स्मोकिंग हमारा वर्ब भी है, तो ये क्या हो गया, हमारा जीरेंड हो गया। और जो हमेशा जीरेंड होता है ये हमेशा ing से एंड होता है। ओके, सो जीरेंड जो है हमारा वो वर्ब से डिराइव किया गया है बट नाउन की तरीके एक्ट करता है। पार्टिसिपल्स हमारे वो भी वर्ब से लिए गए हैं बट दे एक्ट एज एन एडजेक्टिव। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो ing से एंड होता है, पास्ट पार्टिसिपल एंड्स विद ed और en। और जो इन्फिनिटिव वर्ब होता है वो हमारे टू प्लस वर्ब, मीन्स वर्ब किससे प्रेसिडेड होता है, टू से। टू रन, टू स्लीप, टू गो, टू ईट, टू बाथ, इस तरीके से। और जो ऐसे वर्ब जिनके पहले टू नहीं लगा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। ओके, सो दीज आर दी 3 पार्ट्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। आई हैव these all verbs and their kinds and parts in your book given in another chapter, but I have combined all the chapters related to the verb and parts of verb in a video so that it will be convenient
for you to study. Okay, so now go through all the chapters of the related to the verb and do the exercises of all the chapters. Then you will know that what the difference between the finite and non-finite verb, modal or auxiliary verb, and what are infinitive and gerunds and participles. There is one more topic is left over here about of the chapter verb, that is infinitive and finite verb. Infinitive and non-finite verb I have completed. More topic is left is about the transitive and intransitive verb. So now I am going to start that topic further, that is transitive and intransitive. Here our last topic of the verb is transitive verb and intransitive verbs. So what are transitive verbs and what are intransitive verbs? Verbs which requires objects to complete its sense. ऐसे verbs जो कि ऑब्जेक्ट रिक्वायर करते हैं, मीन्स उस सेंटेंस में जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस सेंटेंस की मीनिंग या उसका सेंस कंप्लीटली नहीं समझ में आता, मीन्स इनकम्प्लीट सेंस रहता है, वो हमारे कैसे वर्ब्स होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट मेक गुड सेंस बाय इटसेल्फ. ऐसे वर्ब्स जो सिर्फ अपने आप से ही, मीन्स उनके होने से ही एक सेंटेंस में कंप्लीट सेंस मीन्स अच्छा सेंस निकलता है, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे लाफ्ड, लाफ्ड मीन्स होता है हंसना या हंसा, तो लाफ्ड एक अपने आप में ही सेंस निकल रहा है, ठीक है. बट अगर हम ओपेंड बोलेंगे, ओपेंड मीन्स खुलना, तो ये एक सेंस नहीं निकल रहा, क्या खुला, दरवाजा खुला, खिड़की खुली, या क्या कहते हैं कि और तिजोरी खुली, व्हाट इज ओपनिंग ओवर हियर, इट्स नॉट डिफाइंड. तो ओपेंड क्या हो गया हमारा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि इसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमें एक कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगी. बट लाफ्ड, लाफ्ड मीन्स हंसना, ठीक. तो लाफ्ड क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अगर इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं भी मेंशन करेंगे तो भी ये कंप्लीट सेंस या एक अच्छा सेंस, इससे गुड सेंस हमें वर्ब से खुद ही मिल रहा है. दोनों का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम. करीम ओपन दी डोर. अभी अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट दी डोर ना लगाते और सिर्फ ये लिखते दैट करीम ओपन, ओके, सिर्फ ये लिखते कि करीम ओपन, तो क्या ये कंप्लीट सेंस होता? नहीं होता. क्यों? क्योंकि करीम ने क्या खोला ये तो डिफाइन ही नहीं है, तो सेंटेंस क्या होता? इनकम्प्लीट होता. बट जब करीम ओपन के आगे हमने दी डोर लगाया एज एन ऑब्जेक्ट, तो क्या हुआ? ये हमारा एक कंप्लीट सेंस बन गया. दैट्स व्हाई द ओपन इज ओवर हियर इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. एंड इन दिस सेंटेंस सम एनिमल्स स्विम. स्विम इज द वर्ब. तो यहाँ पे क्या हो गया? स्विम के आगे क्या हमें कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. स्विम मीन्स तैरना होता है, तो तैरना अपने आप में ही क्या है? कंप्लीट सेंस है कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? तैरते हैं. तो यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि एनिमल्स के तैरने की बात हो रही है. सो इट्स अ intransitive verb. So I hope that you have understood the difference between transitive and intransitive verb. Transitive verb वो verb होते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए खुद को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, एंड intransitive verbs वो verbs होती हैं जो कि खुद में ही कंप्लीट सेंस या एक अच्छा गुड सेंस निकाल लेती हैं. ओके, सो नाउ देयर आर मैनी small things or examples given in your book so that you may understand it more well. So go through the complete reading of the book, that is our English grammar book, so that you may understand the chapter more well. I have completed all the topics of verb over here only in one video, so that it will be convenient for you to study. So I hope that you have understood this chapter verb very well. I am stopping over here only, and we'll continue our next topic in our next class. Till then, thank you all of you.